हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। क्योंकि अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री से, तो वो क्वेश्चंस हमारे मोल कंसेप्ट पर थे और कुछ परसेंटेज कंपोजिशन के भी थे। यानी लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो परसेंटेज कंपोजिशन का था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे के क्वेश्चन लगाने के लिए हमें कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट मास, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आने चाहिए। तो वन बाई वन हम सारे कंसंट्रेशन टर्म्स समझेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा आता है कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन को हम कैसे समझेंगे। मान के चलो कि आपके पास दो बीकर हैं, आपके पास दो बीकर हैं और इन दोनों बीकर्स में जो वाटर है, मैंने जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो मैंने दोनों में वाटर लिया हुआ है और दोनों में ही मैंने 2-2 लीटर लिया है। कितना? 2-2 लीटर। अब मैंने आपसे बोला या आपने खुद से मिलाया इसमें, मान के चलो आपने इसमें 10 ग्राम शुगर मिला दी और आपने इसमें 20 ग्राम शुगर मिला दी। अब इसको हम कैलकुलेशन में कैसे समझेंगे कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, या फिर कंसंट्रेशन हमें क्या बता रहा है। दोनों सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर करें, इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन से कंपेयर करें, तो हमें क्या पता चल रहा है। तो जो हमारे दोनों सॉल्यूशन है, हमें पता चल रहा है दोनों में सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो सेम है। बट जो हमारा सॉल्यूट है, एक में 10 ग्राम है और इसमें 20 ग्राम है। मीन्स इसमें मास ज़्यादा जा रहा है शुगर का और इसमें कम जा रहा है, यानी ए में कम जा रहा है, बी में ज़्यादा जा रहा है। तो कहने का मतलब सिंपली क्या हुआ कि बी का जो कंसंट्रेशन होगा, बी में जो शुगर की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए। हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ बीकर बी इज मोर देन ए, राइट। तो यही कंसंट्रेशन है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे या फिर इसको हम समझेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पर लीटर में निकाल सकते हो, मास के टर्म्स में निकाल सकते हो, यानी सॉल्यूट के मास के टर्म्स में निकाल सकते हो। किसी मेजर के थ्रू नाप सकते हो, किसी मेजर से हमने डाला, उस मेजर को कैलकुलेट कर लिया। एच टी स्पून मान लो कि इसमें 1 टीस्पून है, इसमें 2 टीस्पून है, इसमें 3 है कि इसमें 4 है, ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये कोई एक अच्छा या फिर हमारा रिलेबल तरीका नहीं है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के एक सिंपल सा लॉजिक या फिर सिंपल सा एक मेथड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। यानी कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज के थ्रू निकालते हैं। किसके थ्रू निकालते हैं? परसेंटेज के थ्रू। तो सबसे पहले ना हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है लिख लेते हैं एक बार। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बच्चों? द कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन of a solution, the concentration of a solution is the amount of, is the amount of solute, क्या बोलेंगे? solute present in, क्या बोलेंगे? present in a, present in a given quantity, given quantity of the solution, right। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही हमारा कंसंट्रेशन होता है। अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मीन्स जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको हम परसेंटेज में डिस्कस करते हैं, तो सिंपली हम लिख सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कॉमन मेथड जो हमारा है वो क्या है? परसेंटेज मेथड। सो हम क्या लिखेंगे? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, इट कैन बी expressed in परसेंटेज मेथड। क्या लिखेंगे?
परसेंटेज मेथड। तो आज ना हम इसको परसेंटेज मेथड से समझने वाले हैं। किससे समझने वाले हैं? परसेंटेज मेथड से। तो अब परसेंटेज मेथड से हम परसेंटेज में क्या निकालेंगे? सॉल्वेंट निकालेंगे, सॉल्यूट निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो हम क्या फाइंड करेंगे? परसेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे बच्चों? परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब इस परसेंटेज को यानी सॉल्यूट की जो परसेंटेज को हम किस किस में कैलकुलेट कर सकते हैं? यानी इसको हम मास और डायरेक्ट वॉल्यूम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसमें? मास और वॉल्यूम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं परसेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन मास एंड वॉल्यूम। अब ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि डिपेंड करेगा हमारा सॉल्यूट क्या है। अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है तो मास परसेंटेज में निकाल लेंगे, अगर सॉल्यूट हमारा लिक्विड है मीन्स वॉल्यूम में, तो हम वॉल्यूम परसेंट में निकाल लेंगे। सिंपल। अब मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो हमारे पास 10 ग्राम सॉल्ट है। क्या है? 10 ग्राम सॉल्ट है। इसको हमने डिजोल्व किया किसमें? 90 ग्राम वाटर में। किसमें डिजोल्व किया? 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 10 ग्राम सॉल्ट है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? क्योंकि हमारा सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम। मीन्स जो टोटल सॉल्यूशन हुआ हमारे पास वो क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या होता हमारा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट यानी 100 ग्राम। कितना हो गया? 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 10 ग्राम सॉल्ट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या कहाँ पर प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब आपको पूछा जाए बाई मास परसेंटेज कितना प्रेजेंट है? बाई मास परसेंटेज कितना प्रेजेंट है? तो हम कैसे निकालेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या कर देंगे? अब 100 को हमने क्यों यूज किया? देखो, अगर हमने 10 को, जो हमारा 10 सॉल्यूट है, क्या है? 10 हमारा जो सॉल्यूट है, इस 10 सॉल्यूट को, इस 10 सॉल्यूट को हम डिवाइड करते हैं कितने से? 90 से या फिर 100 से। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा 1 ग्राम में, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्योंकि ये जो हमारा 100 ग्राम जो मास है ना, ये किसका है? सॉल्यूशन का है। जब हमें 1 ग्राम में पता चल जाएगा तो हम 100 ग्राम के लिए निकाल सकते हैं कि हमारा 100 ग्राम में कितना होगा। मीन्स 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ और हमें कितना मिल गया? 10% बाई मास। क्या मिल गया? 10% बाई मास। तो सिंपली हमने क्या बोल दिया? द सॉल्यूशन इज ऑफ 10% बाई मास। जो हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो कितना है? 10%। तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड
सॉल्ट ही बोल देंगे, एंड वाटर। अब जो हमारा 10% है वो किसका मास है? सॉल्ट का। किसका है? सॉल्ट का, राइट। तो ऐसे तो हम निकालते हैं कंसंट्रेशन। आप चाहो तो और दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कंसंट्रेशन के लिए। मान के चलिए आपके पास में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 110 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया गया है। कितना दिया गया बच्चों? आपके पास 110 ग्राम ऑफ CuSO4 इज गिवन एंड इट इज डिजॉल्व इन, किस में डिजॉल्व किया जाता है? एंड इट इज डिजॉल्व इन, ये आप मान के चलो कि ये आपका डिजॉल्व है, कोई भी ले लो, ये आपका डिजॉल्व है 550 ग्राम सॉल्यूशन मान लो। कितना मान लो? 550। ये हमने इसलिए लिया कि ये हमारा राउंड फिगर में आ जाए। तो मान के चलो ये किस में डिजॉल्व है? 550 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। किस में डिजॉल्व है? 550 ग्राम सॉल्यूशन में। अब आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन का, तो हम सिंपली फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है यहाँ पर? 550 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है आपका 110 ग्राम ऑफ CuSO4। तो डिवाइड में हम क्या ले आएंगे नीचे? 50 ग्राम सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? अब देखो 11 से हम क्या कैंसिल आउट कर देंगे? 55 को, सॉरी 55 को कट कर देंगे, 5 टाइम जाएगा, और 5 से हम किसको कर देंगे? 10 को। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? ये हमें मिलेगा 10 इंटू 2 मीन्स 20% सॉल्यूशन। मीन्स जो हमारा 550 ग्राम सॉल्यूशन है CuSO4 का, वो बाई मास 20% है ऑफ CuSO4। मीन्स जो 20% है आपका वो क्या है? CuSO4, क्या है? CuSO4 पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। मीन्स पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका 20% क्या है? CuSO4, राइट। अब मान के चलो यहाँ पे आपको कुछ और दिया रहता, अब मान के चलो सेम ही क्वेश्चन को ना हम एक नया क्वेश्चन बना देते हैं, इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा तोड़ देते हैं, राइट। तो मान के चलो कि अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने सॉल्यूशन को 550 ग्राम लिया था, राइट। इसको ना अभी हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सॉल्वेंट मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया? ये सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट हम क्या रख लेते हैं? सॉल्यूट हम उतना ही रहने देते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इस जो सॉल्यूशन बनेगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ देंगे। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 550 बाई एंड 110 कितना हो गया? 066 ग्राम। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। यानी जो हमारा नया सॉल्यूशन आया वो कितना आया? 660 ग्राम। अब आपका इसमें भी CuSO4 कितना है? 101 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 660 ग्राम इंटू 100। अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना बेटा 110 ग्राम को 660 ग्राम से, मीन्स ये हम पर ग्राम के लिए निकाल रहे हैं। पर ग्राम में हमारा पर ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जब हमें पर ग्राम में मिल गया तो पर 100 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें परसेंटेज पता चल जाए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, राइट। तो इससे देखो क्या होगा, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। अब देखो ये हमारा कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला? 10, क्या मिला? 10 इंटू 10 कितना हो गया हमारा? 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100
कितना हुआ बच्चों? 100। तो अब 100 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से, जिससे कि हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन निकल सके। तो देखो क्या होगा, अब आपको क्या दिया गया, 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। अरे इतना तो आता ही है बच्चों, आराम से कर सकते हो। कितना जाएगा? 6 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 1 टाइम जाएगा। कितना बचा? 4। 6 6 या कितना होता है? 36, राइट। कितना जाएगा? 36। कितना बचा हमारे पास? फिर से 6 बचा, 4 बचा, तो कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 में फिर से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 6 या 36, फिर से वही आएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 16.66% कंसंट्रेशन आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन का। तो अब कंपेयर कर सकते हो आप लोग कि यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेशन था वो कितना था? 20% था, और यहाँ पर हमारा 16% हो गया बाई मास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा 110 ग्राम सॉल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाले प्रॉब्लम में सॉल्यूशन था, यहाँ पर हमने इसको सॉल्वेंट माना। तो दोनों ही केसेस में आप निकाल सकते हो, राइट। ओके, चलो, ये हमने निकाला सॉलिड के लिए। अब हम वॉल्यूम के लिए कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। अब हम वॉल्यूम के लिए कैसे निकालेंगे? मान के चलो अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है, किसके लिए? फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए पता करना अब हमें। तो वॉल्यूम के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों? ये भी सिंपल है। अब जहां पर हमने मास, सॉल्यूट को मास में लिया था, वहां पर हम सॉल्यूट को किस में ले लेंगे? वॉल्यूम में। और सॉल्यूशन को हमने मास में लिया था, वहां पर हम सॉल्यूशन को किस में ले लेंगे? वॉल्यूम में। मीन्स दोनों को ही हम ml में ले लेंगे। किस में ले लेंगे? ml में ले लेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा पर 100 ml में हमारा कितना होगा। तो सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द solute in ml present in 100 ml of the solution, राइट। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन के लिए? फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम के लिए? या लिक्विड भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसको हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन n ml इंटू 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? परसेंट कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो लगभग सारे बच्चे कर लेंगे। ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स का बिल्कुल यानी बेसिक मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला है, जो 9th क्लास से स्टार्ट होता है, और इसको हम 9th क्लास में ये हमें NCERT और बहुत सारे पब्लिकेशन में यहाँ देखने को मिल जाता है, राइट। तो आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके लिए ना हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, चलिए। तो मान के चलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया, 10 ml of HCl is dissolved in 1 liter of aqueous solution of
एसिड। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि आपने जो 10 ml HCl मिलाया है वो 1 लीटर वाटर में डिजोल्व किया गया है। किस में डिजोल्व किया गया है? 1 लीटर वाटर में। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं सिंपली? 10 ml ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। और हम बोल सकते हैं टू मेक डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 ml ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक aqueous solution of acid, right? टू मेक aqueous solution of water। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, राइट? तो गिवन क्या है आपको सबसे पहले क्वेश्चन को, ये तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, बुक में आपको या एग्जाम में आपको क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में दिया रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसा अभी तक हम करते आए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन जो डाटा है उसको हम लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है हमें प्रॉब्लम में? 10 ml HCl का सॉल्यूट है। सॉल्यूशन हमें कितना दिया गया है? सॉल्यूशन हमें कितना दिया गया? 1 लीटर। तो 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 ml, राइट बच्चों? अब हमें निकालना क्या है? कंसंट्रेशन। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। तो ये हमारा हो जाएगा 10 ml बाई 1000 ml इंटू 100, क्योंकि इसको भी हमें किस में बताना है? परसेंटेज में बताना है। तो 100 से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए और 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1%। क्या आएगा? 1% कंसंट्रेशन आ गया। यही हमारा आंसर होगा। तो सारे बच्चे, मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ आया होगा। ये दोनों ही बेसिक फॉर्मूले थे। अब हम बात करेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी की। इसको ना हम बच्चों अच्छे से समझेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जैसे कि आपने अर्लियर क्लासेस में मीन्स लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। लास्ट क्लासेस में आपने 9th में 10th में 8th में पढ़ा होगा, और ये भी आपने पीछे वाला भी 9th में पढ़ा था। तो क्या है सॉल्युबिलिटी? क्या होती है कि किसी भी सॉल्वेंट में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर कितने सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन जो बने वो सैचुरेटेड रहे। डिजोल्व करने का मतलब, डिजोल्व करने को तो हम बहुत सारा कर सकते हैं लेकिन डिजोल्व होगा नहीं ना, नहीं होगा मीन्स सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो जब तक हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहे तब तक हम कितना सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। या मीन्स अगर इसको डेफिनेशन के टर्म्स में हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर is known as the solubility of that solute in that solvent। क्या मतलब है इसका? कि उस सॉल्वेंट में डिजोल्व किए जाने वाले सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या है किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, यानी कितना डिजोल्व हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम amount of the solute which can be dissolved dissolved
क्या लिखा बच्चों? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ solvent at a specified specified temperature specified temperature is known as the solubility solubility of that solute solute in that solvent इन दैट सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जिस भी सॉल्वेंट में हम जिस उस सॉल्यूट को मिला रहे हैं वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर कितना डिजॉल्व हो रहा है, कितना डिजॉल्व हो रहा है, उसको हम उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इन द सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला है दोनों के लिए। वहाँ हम सॉल्यूशन यूज करते थे, यहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज करेंगे। अपॉन में क्या यूज करेंगे? सॉल्वेंट यूज करेंगे। अब बच्चों यहां पर हमने स्पेसिफाइड टेम्परेचर क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन की मीन्स किसी भी सॉल्यूट की यानी सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पर? टेम्परेचर पर। मान के चलो आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो वो क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा हमारा। क्या होगा? किसी एक लिमिट तक सुपर सैचुरेटेड, यानी उसमें हम थोड़ा सॉल्यूट और डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे यानी उसमें से हीट को रिमूव करेंगे तो फिर से सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा और फिर से सॉल्यूशन हमारा कैसा बन जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मीन्स अब इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाइड टेम्परेचर कि किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या है सॉल्वेंट में, राइट। इसको भी हम सेम वे में निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ओके, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर हम सॉल्यूशन नहीं लेंगे, यहां पर हमें क्या लेना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या लेना है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट और इनटू 100 लेंगे क्योंकि हमें ये परसेंटेज में बताना है कि हमारा परसेंटेज में मास कितना डिजॉल्व हो सकता है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। किसमें? पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, नॉट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है, यही हमें ध्यान रखना है। ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट यही है कि कंसंट्रेशन के लिए हम क्या ले लेते हैं बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या लेते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए तो इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं? इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो लिखो एक एग्जाम्पल। तो ओके, क्वेश्चन लिखो एक। 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। क्या लिखेंगे? 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट मीन्स K2SO4 dissolved in dissolved dissolved in 75 gram of solvent at 60 degrees Celsius।
व्हाट इज द, क्या लिखेंगे बच्चों, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, क्या निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी, क्या निकालेंगे, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। ओके, चलिए, तो फिर ना इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या होगा। ओके, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें ना यहाँ पर 12 ग्राम K2SO4 दिया गया है। कितना दिया गया है, 12 ग्राम K2SO4 दिया गया, पोटेशियम सल्फेट। अब ये डिजॉल्व किस में है, 75 ग्राम ऑफ वाटर में, सॉल्वेंट में, राइट। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 12 ग्राम बाई 75 ग्राम, सॉल्वेंट हो गया इनटू 100, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो बच्चों फटाफट, कितना हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, ये हमारा मल्टीप्लाई करो 4 × 4, और ये हमारा आ गया 16%, क्या आ गया 16, सॉरी परसेंट नहीं, 16 ग्राम, क्या आ गया 16 ग्राम, यानी सॉल्युबिलिटी क्या है 16 ग्राम। 1 सेकेंड, 16 ग्राम भी बोल सकते हो, कितनी है 16 ग्राम। 16% का मतलब भी क्या है कि पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, 16 ग्राम, कितना डिजॉल्व कर सकते हैं 16 ग्राम। तो आई होप सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, पर 100 ग्राम यहाँ पर हमने लिया, जिससे हमें पता चल जाए कि पर 100 ग्राम में हमारा कितना डिजॉल्व होगा। तो पर 100 ग्राम में हमारा कितना डिजॉल्व हो गया 16 ग्राम, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया था हमें क्या, टेम्परेचर भी दिया गया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे 16 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इजी क्वेश्चन था काफ़ी, सिर्फ हमें क्वेश्चन फॉर्मूले को समझने के लिए। और ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं, तब हमें जाके नीट जेई के लिए हमारा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन, सारे छोटे छोटे कंसेप्ट मीन्स कंसंट्रेशन टर्म्स हमें जानने बेहद ज़रूरी है, और 1 बाई 1 हम सब समझेंगे। तो अब इसी के साथ साथ हम एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो हमने बनाया है इसमें आपने सीखा है किसको, कंसंट्रेशन को और सॉल्युबिलिटी को, किसको, कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, परसेंटेज कंपोजिशन, किसकी, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे। सेकंड किसकी बात करेंगे, एक तो परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, नेक्स्ट हम ले लेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, क्या ले लेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला ले लेंगे, और उसके साथ साथ कवर कर लेंगे हम मोल फ्रैक्शन को, किसको, मोल फ्रैक्शन। जब ये टर्म्स हमारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम मोलैलिटी नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट कंसेप्ट को 1 बाई 1 सारे टर्म्स को समझेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे आगे रेडी रहिए, और ये क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।